हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने आपको रक्त के बारे में एक्सप्लेन कराया था। रक्त क्या है, रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। जैसे रक्त के अंदर बेटा 2 घटक पाए जाते थे। ये रक्त के 2 घटक हैं बेटा, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की बात करें तो यह है रक्त का तरल भाग होता है। कैसा होता है बेटा, यानी कि रक्त का तरल भाग होता है और कुल रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। हल्के पीले रंग का होता है, ये भी मैंने बताया था। हल्का पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि बिलीरुबिन जो वर्णन है उस वर्णन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90 से 92% जल तथा शेष में कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड्स यानी कि पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक कंपाउंड के रूप में अगर बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती थी, और अकार्बनिक कंपाउंड के रूप में बात करें तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये आयंस पाए जाते हैं। अब दूसरा है बेटा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो बेटा ब्लड सेल्स आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। यानी कि ये रक्त की एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि प्लाज्मा में तैरती हुई दिखाई देती हैं और ये कुल रक्त का 45% भाग बनाती हैं। ये 3 प्रकार की है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है बेटा प्लेटलेट्स। 3 है, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और तीसरी है आपके सामने प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बेटा थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ब्लड सेल्स 3 हो गए बेटा, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गए। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये रक्त की सेल्स होती हैं जो कि कुल रक्त सेल्स का लगभग 99% बनाती हैं। ये रक्त की प्रमुख सेल्स होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, उभय अवतल आकार की हो सकती हैं, यानी कि डिस्क के आकार की भी हो सकती है। आरबीसी की सेल्स में प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बाद में यह नष्ट हो जाता है, जिससे उस कोशिका के अंदर अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन भर जा सकता है, अर्थात उसके लिए आयतन बढ़ जाता है, इसलिए इसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का अभाव होता है, जिससे इसमें अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन इसलिए होता है क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी का अभाव होता है। इसके अलावा आरबीसी के बारे में मैंने ये भी बताया था कि एक स्वस्थ पुरुष के अंदर आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख प्रति एमएम घन, 1 लीटर में इनका मान होता है। एक स्वस्थ महिला की अगर हम बात करें तो उसमें 47 लाख प्रति एमएम क्यूब होता है, और एक नवजात जो स्वस्थ शिशु है उसके अंदर 65 से 68 लाख प्रति एमएम क्यूब 1 लीटर के अंदर इसकी मान पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो यहां तक मैंने आपको ये चीज समझाई थी। इसका जीवन काल भी बताया था मैंने। आरबीसी का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा होता है
इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन से 127 दिन होता है। मृत जो आरबीसी हैं इनका अपघटन कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, इसलिए इसको शरीर का यानी कि आरबीसी का आप लोग कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त आरबीसी हैं उनका संग्रह भी प्लीहा में होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आरबीसी तक मैंने आपको कंप्लीट यानी कि करा दिया था। इसके बाद है बेटा ल्यूकोसाइट। इसके बाद क्या है बेटा, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं हम आज। तो ये रक्त की सेल्स है बेटा, ये केंद्रक युक्त है। कैसी हैं, केंद्रक युक्त है एवं रंगीन होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त और रंगीन होती है। अब आरबीसी यानी कि आरबीसी आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी जो है हमारी वो है बेटा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिए बेटा, ये रक्त में पाए जाने वाली केंद्रक युक्त एवं रंगीन सेल्स होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त होंगी और रंगहीन सेल्स होती हैं। इनकी संख्या लगभग 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। ये भी 1 लीटर के अंदर है। जिस प्रकार से आरबीसी की संख्या थी, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 6000 से 8000 प्रति mm³ इसकी संख्या होती है। इसके अलावा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखा जाए तो 600:1 होता है। कितना होता है बेटा, आरबीसी की 600 और डब्ल्यूबीसी की 1। तो ये इनका अनुपात होता है। इनका जीवन काल की बात करें हम तो 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से 10 दिन इनका मुख्य जीवन काल होता है। अमीबीय गति करना इन सेल्स का मुख्य लक्षण होता है। तो ये आपकी बेटा डब्ल्यूबीसी हो गई। आपकी डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी कि ये रक्त में पाई जाने वाली केंद्रक युक्त रंगहीन सेल्स होती हैं, जिनकी औसत संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात हम देखें तो इनका अनुपात 600:1 होता है। इनका जीवन काल की बात करें तो 10 से 12 घंटे से लेकर 5 से यानी कि 10 डे इनका जीवन काल हो सकता है। इसके अलावा इन सेल्स का जो अमीबीय गति करती हैं, ये इनका मुख्य लक्षण होता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकारों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा कणकीय, टाइपों की बात करें हम टाइप, एक है बेटा कणकीय और दूसरा है बेटा अकणकीय। पहला है बेटा कणकीय, दूसरा है आपके सामने अकणकीय। अब कणकियों की अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए बेटा, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाएंगी। इनको कणकीय क्यों कह रहे हैं, सबसे पहली बात ये सुनिए कि इन कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। उन कणिकाओं की उपस्थिति के कारण इनको तो कणकीय कह दिया गया। इनमें कणिकाओं का अभाव होगा तो इनको हम अकणकीय कहते हैं। इन सेल्स जो हैं कणकीय जो डब्ल्यूबीसी हैं, इनकी कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर कणिकाओं का अभाव होता हो
इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको कणकीय कहते हैं। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है, इनका जो केंद्रक है वो बहुरूपी होता है, इसलिए इनको बहुरूपी केंद्र की सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बेटा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है बेटा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और तीसरी है आपकी वैसोफिल्स। वैसोफिल्स सबसे पहली है न्यूट्रोफिल्स, नंबर दूसरी है इओसिनोफिल्स, नंबर तीसरी है आपकी वैसोफिल्स। अब सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 62% भाग बनाती हैं, ये लगभग 2 से 5% भाग बनाती हैं, ये 0.5% भाग बनाती हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं हम तो ये डब्ल्यूबीसी का कुल 62% भाग बनाती हैं। ये अम्लीय और क्षारीय, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अवरंजित हो जाती हैं और गहरे नीले रंग की दिखाई, वो बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती है? बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 62% भाग बनाती हैं। अम्लीय और क्षारीय अभिरंजक दोनों अभिरंजकों से अवरंजित हो जाएंगी और बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इनको हम न्यूट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। 62% भाग बना रही है, अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजक से अवरंजित हो रही है और बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है वो जीवाणुओं को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली है उससे अणु आर पार जा सकते हैं, जिसे हम कोशिका पायन कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनकी कोशिका झिल्ली से जो अणु हैं वो आदान प्रदान आर पार जा सकते हैं, इसलिए हम कोशिका पायन कहते हैं। दूसरा है बेटा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें, इसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, एसिड यानी कि अम्ल। ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन, इओसिनोफिल्स इसलिए कहते हैं इओसिन से अवरंजित हो रहे हैं। एसिडो अम्लीय अभिरंजक है, तो ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अवरंजित होती हैं और गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, और गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको इओसिनोफिल्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कोशिका पायन और कोशिका भक्षण दोनों की क्षमता कम पाई जाती है। इनके अगर मुख्य कार्यों की अगर हम आगे बात करें तो इन सेल्स के अंदर एंटी हिस्टामिन का गुण पाया जाता है। इओसिनोफिल्स जो सेल्स हैं इनके अंदर एंटी हिस्टामिन का गुण पाया जाता है, अर्थात ये हिस्टामिन प्रोटीन के स्रावण का विरोध करते हैं। सामान्यतः हिस्टामिन प्रोटीन का स्रावण एलर्जी के समय होता है, जिससे कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2.5% बनाती है। तीसरा है बेटा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें, बेस माने क्षार, तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5% बनाती हैं। तो क्षारीय अभिरंजक इथाइलिन ब्लू
ये क्षारीय अभिरंजक इथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हो जाती हैं और नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देंगी? नीले रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इनको हम बेसोफिल्स कहते हैं। इनके अंदर हिस्टामिन और हिपेरिन दोनों पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो ये तो हो गई आपकी बेटा कणकीय। कोई प्रॉब्लम? 3 प्रकार की बेटा कणकीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके कोशिका द्रव के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम यानी कि कणकीय कह रहे हैं। केंद्रक बहुरूपी होता है, इसलिए बहुरूपी केंद्र की कोशिका के नाम से भी जानते हैं। 3 प्रकार के अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसके बाद अगर हम एकणकीयों की बात करें, सेकंड है आपके सामने एकणकीय। दूसरी है एकणकीय। ये जो सेल्स है इस प्रकार की जो WBC हैं, इनके अंदर कणिकाओं, इनके कोशिका द्रव में कणिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इन्हें हम एकणकीय कहते हैं। इनका कोशिका द्रव में एक ही केंद्रक पाया जाता है इन सेल्स के अंदर, इसलिए इनको एक केंद्र की एकणकीय WBC भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है बेटा, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। बृहदबक्षण। दूसरी है बेटा आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले बेटा मोनोसाइट, मैक्रोफेज या बृहदबक्षण। ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं, 12 से 14 लगभग इनका व्यास होता है यानी कि आकार होता है। 12 से 15 म्यूएम इनका आकार होता है। मोनोसाइट की बात करें, बृहदबक्षण है, बड़े आकार की हैं, तो ये बड़े आकार की सेल्स होती हैं। इनका आकार लगभग 12 से 15 म्यूएम होता है। इनका जो केंद्रक है वो सेम के बीच की आकृति का होता है। ये भक्षणकारी सेल्स हैं, यानी कि रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें बृहदबक्षणों के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है बेटा, कभी कभार जो ये सेल्स हैं ये रक्त से निकलकर ऊतकों में प्रवेश करके बड़े आकार की हो जाती हैं, इसलिए इन्हें बृहदबक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सेल्स हैं यानी बृहदबक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स, बृहदबक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स दोनों आपस में ज्वाइंट होकर एक फैगोसाइटिक तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि प्रतिरक्षी का प्रथम कड़ी होती है। बृहदबक्षाणु और न्यूट्रोफिल्स दोनों संयुक्त होकर फैगोसाइटिक एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि प्रतिरक्षा का प्रथम कड़ी होती है। इसे हम बृहदबक्षाणु के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं बेटा लिम्फोसाइट। ये गोलाकार सेल्स होती हैं, इनका जो केंद्रक है वो अंडाकार होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल अगर हम देखें तो 2 से 100 दिन इनका जीवन काल होता है। ये सेल्स रक्त में तो पाई जाती हैं, लेकिन इनके अलावा ये लसिका एवं ऊतकों में भी पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है बेटा, टी लिम्फोसाइट और वी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। सबसे पहले है बेटा टी लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इनका जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में होता है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य है कि बीटा लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं ये बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं को यानी कि एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा है आपका बी लिम्फोसाइट। इनका निर्माण
इनकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, इनका विभेदीकरण, तीनों ही अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये एंटीबॉडी बनाने का मुख्य कार्य करती है। तो इस तरह से ये आपकी WBC कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो तीसरी चीज है बेटा WBC के बाद में, वो है आपकी प्लेटलेट्स। कौन सी है बेटा? प्लेटलेट्स। चलो बेटा प्लेटलेट्स की बात करें अब हम। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये छोटे आकार की सेल्स होती हैं। कैसी होती है बेटा? ये छोटे आकार की सेल्स होती हैं। इनका जो आकार, इनका जो व्यास है, यह 2 से 4 म्यूएम होता है। छोटे आकार की सेल्स हैं, 2 से 4 म्यूएम इनका व्यास होता है। आकार इनका अनियमित होता है, अनियमित आकार की होती है ये। केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा, छोटे आकार की सेल्स हैं, व्यास 2 से 4 म्यूएम है, आकार अनियमित है, केंद्रक का अभाव होगा। संख्या की बात कर लेते हैं हम इनकी। इनकी संख्या 1.5 लाख से लेकर आपकी 4 लाख तक इनकी संख्या होती है। लेकिन डेंगू जब रोग होगा तो उस समय प्लेटलेट्सों की संख्या घट जाती है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनके अगर निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है बेटा, संख्या हो गई, आकार हो गया, व्यास हो गया, निर्माण हो गया। अब इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो इनका जो मुख्य कार्य है वो रक्त स्कंदन अर्थात रक्त का थक्का बनाना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। जब चोट लग जाती है तो उस समय ऑटोमेटिक रक्त आना बंद हो जाता है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है। तो इसे हम रक्त स्कंदन कहते हैं। ये प्लेटलेट्सों का मुख्य कार्य होता है। इनके अपघटन की अगर हम बात करें तो इनका अपघटन यकृत एवं प्लीहा के अंदर होता है। तो ये आपकी ब्लड सेल्स थी 3 प्रकार की। सबसे पहले आरबीसी जो कि मैंने आपको लिखाकर कंप्लीट कर दी, दूसरी है आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है आपकी प्लेटलेट्स। कौन सी है? प्लेटलेट्स। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका रक्त के कार्य। अगला टॉपिक है बेटा रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। जिस प्रकार से बेटा त्वचा जो है वो हमारा हरफन अंग है, क्योंकि वो अनेक कार्यों को करती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी का जो ब्लड है, जो रक्त है, ये भी शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करता है। जैसे नंबर 1 ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त के कार्यों की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से समझना। पहला कार्य है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा किया जा रहा है। ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया, फेफड़ों की कूपकाओं में चली गई और कूपकाओं में धमनी व स्राएं होंगी जिनमें रक्त बहता है। तो ऑक्सीजन यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। ये वर्णक ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचा दी जाती है।
इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन पूरी बॉडी के अंदर होता है। समझ में आ गया बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस आ गई, उनकी कोशिकाओं में पहुंच गई, कोशिकाओं की झिल्ली में धमनी बसराएं होंगी, धमनी बसराओं में रक्त बहेगा। तो आरबीसी में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसे इसी रूप में शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। दूसरा है आपका CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गई, उपापचयी क्रियाएं हो गई, उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 गैस का निर्माण हो गया। तो अब आरबीसी में ही उपस्थित हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके हीमोग्लोबिन इस CO2 से अपक्रिया करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जिसे फेफड़ों के अंदर छोड़ दिया जाता है और फेफड़ों की सहायता से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, अब CO2 का भी परिवहन हो गया, जैविक उपापचयी क्रियाएं हो गई, CO2 का निर्माण हो गया। तो आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है ये CO2 के साथ अपक्रिया करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर दिया जाएगा, जिसे फेफड़ों में छोड़ दिया जाएगा और फेफड़ों के माध्यम से CO2 गैस को बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरा है बेटा आपका खाद्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य पदार्थों का परिवहन, आहार नाल में पाचन हो गया, पाचन होने के बाद छोटी आंत में अवशोषण भी हो गया। तो आहार नाल में पचित भोजन और अवशोषित जो भोजन है उस भोजन को रक्त के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों के यानी कि शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। आहार नाल में जो पचित एवं अवशोषित भोजन है उसे रक्त के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाया जाता है। चौथा है बेटा ताप का नियमन। ताप का नियम, मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य का जो रक्त है वो गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है। रक्त के कार्य पढ़ रहे थे हम, तो रक्त के कार्यों की अगर हम बात करें तो चौथा कार्य था हमारा शरीर के ताप का नियमन। हमारे शरीर का जो तापमान है वो हमेशा एक समान होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? रक्त निभाता है। मनुष्य का रक्त कैसा है? गर्म होता है। रक्त शरीर का तापमान नियमन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंस रखती है वो है आपका ब्लड। तो 4 पॉइंट हो गए बेटा। 5वें पॉइंट की ओर बढ़े हम तो हार्मोनों का सम्मेलन। हार्मोन्स का सम्मेलन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अनेक हार्मोनों का श्रावण किया जाता है। इस संपूर्ण ये जितने भी हार्मोन हैं इन हार्मोनों को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका कहां तक हो गया बेटा? हार्मोन का सम्मेलन। इसके बाद अगर हम अगले की ओर चले तो रोगाणुओं से सुरक्षा। रोगाणुओं से सुरक्षा
अब रोगाणुओं से सुरक्षा कैसे होती है? रक्त के अंदर, यानी कि मैंने पढ़ाया था बेटा, डब्ल्यूबीसी पढ़ाई थी, तो डब्ल्यूबीसी में एक तो था बेटा आपका कर्णकीय और दूसरा था आपका अकर्णकीय। अकर्णकीय में मैंने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों के बारे में पढ़ाया था। मोनोसाइट कैसी है बेटा? भक्षाणु प्रकृति, तो रक्त में भक्षणकारी सेल्स अर्थात मोनोसाइट पाई जाती हैं जो कि रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा बी लिम्फोसाइटों का मुख्य कार्य है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो इस तरह से ये जो रक्त है हमें रोगाणुओं से संक्रमित होने से बचाने का कार्य करता है। अगला है घावों की मरम्मत। अब घावों की जो मरम्मत है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी जो है, जैसे यहां मेरे कोई घाव हुआ तो ये डब्ल्यूबीसी जो है, तो ये जो कायक सेल्स हैं, इन कायक सेल्स को उस घाव को भरने के लिए प्रेरित कर देती हैं, जिससे कायक सेल्स की वृद्धि से घावों की मरम्मत हो जाती है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो रक्त स्कंदन में 8वां पॉइंट है आपका रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का बनाना। घाव से अगर किसी चोटग्रस्त स्थान से रक्त का रुक जाना रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन कहता है, जिसमें मुख्य भूमिका आपका रक्त करता है। इसके अलावा 9वां पॉइंट है आपका उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में। उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में। अब उत्सर्जी नाइट्रोजनी उपापचय क्रियाएं जितनी भी हैं उन क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो ब्लड है इन उत्सर्जी पदार्थों को संपूर्ण शरीर से लेकर वृक्कों में छोड़ दिया जाता है और वृक्कों से नेफ्रॉन के द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता था। बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अगर बेटा हम अगर 10वें और 11वें दो और हैं आपके, अगर हम 10वें की बात करें तो रोगों के निदान में, रोगों के निदान में देखो बेटा रोगों का निदान कैसे किया जाए। कोई भी रोग होता है तो हमसे सैंपल मांगा जाता है, तो उस सैंपल यानी कि जांच, रोगों की जांच एवं निदान के लिए रक्त का सैंपल लिया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, जिससे विभिन्न रोगों से हमें बचने की या संक्रमित होने की जानकारी मिल जाती है। अगला पॉइंट है बेटा जल का नियमन। जल का नियमन रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर के लिए जल ट्रांसफर किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक जल की उचित मात्रा, संतुलित मात्रा बनी हुई रहती है। तो इस तरह से ये रक्त के द्वारा होने वाले कार्य हैं। सबसे पहला कार्य था आपका ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा था आपका CO2 का परिवहन, तीसरा था खाद्य पदार्थों का परिवहन, चौथा था ताप का नियमन, पांचवा हार्मोन का संवहन, छठवां रोगाणुओं से सुरक्षा, सातवां घावों की मरम्मत, आठवां रक्त स्कंदन, नौवां उत्सर्जी पदार्थों को सर्जन में, 10वां रोगों के निदान में और 11वां है जल का नियमन। एक बार रिवाइज करना, ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन के साथ जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो अभिक्रिया करेगा और एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जिससे हमारी संपूर्ण बॉडी के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। CO2 का परिवहन की बात करें तो वो ये बेटा कि हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसे फेफड़ों में छोड़ दिया जाएगा और फेफड़ों से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिवहन की बात करें तो आहार नाल में जो पचित भोजन है और जिसका अवशोषित भोजन है, इसको रक्त के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचा दिया जाता है। ताप के नियमन की अगर हम बात करें तो मनुष्य एक गर्म रक्ततापी प्राणी होता है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रक्त निभाता है।
हार्मोन्स का संवहन की बात करें हम तो शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि विभिन्न हार्मोन का स्रावण करती हैं। इन हार्मोनों को रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है जिससे हार्मोन का संवहन हो जाता है। रोगाणु से सुरक्षा की अगर हम बात करें तो रक्त के अंदर भक्षण करने वाली सेल्स अर्थात मोनोसाइट पाई जाती हैं जो कि रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा भी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर आपको एंटीबॉडी बनाई जाती है जो कि शरीर से हमारे रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। घावों की जो मरम्मत है इसमें WBC महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। WBC जो है उस चोटग्रस्त जो क्षेत्र है उसकी कायिक सेल्स को वृद्धि के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे घावों की मरम्मत हो जाती है। रक्त स्कंदन की बात करें हम तो रक्त का थक्का बनाने में भी रक्त इंपॉर्टेंसी रखता है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने में या उत्सर्जित करने में, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ जितने भी हमारी बॉडी में हैं उन्हें रक्त लेकर कहां छोड़ देगा, आपके वृक्कों के अंदर छोड़ दिया जाता है जहां उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रोगों के निदान की अगर हम बात करें तो शरीर में कोई सा भी रोग हो उसकी जांच के लिए सैंपल रक्त के रूप में लिया जाता है। रक्त के रूप में सैंपल लिया जाता है जिससे रोगों की जांच की जाती है और फिर उनके उपचार में सहायता होती है। जल के नियमन की बात करें तो रक्त हमारी संपूर्ण बॉडी के अंदर जल के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि मानव की कोशिकाओं में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं और सभी कोशिकाओं में या विभिन्न कोशिकाओं तक जल का जो संवहन है वो रक्त के माध्यम से होता है। इसलिए रक्त संपूर्ण शरीर में जल का नियमन बनाए रखता है।